This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत झूमेगा भारत। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम आप सभी का भारत एफएम के इस कार्यक्रम में जिसका के नाम है सतरंगिनी। उसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे आशीष। और आज सतरंगिनी के इस श्रृंखला में हम बात करेंगे शिक्षक और गुरु की, और उसकी वजह यह है कि आज है सितंबर 5th विच इज ऑल्सो अ टीचर्स डे, यानी कि शिक्षक दिवस। तो हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था कि शिक्षक दिवस और हमारा ये टॉपिक, हमारा ये कार्यक्रम कोइंसाइड हो रहा है ठीक एक ही दिन। तो आज डॉक्टर भाबरा साहब, सबसे पहले तो नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। सबको प्रणाम। और तो आज डॉक्टर नवल भाबरा हमारे सामने शिक्षक, गुरु, इन सब के बारे में बातें करेंगे, कविताएं सुनाएंगे, शायरी सुनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए और इस चीज का आनंद लीजिए। नमस्कार। तो भाबरा साहब, सबसे पहले तो हमारे सुनने वाले जो श्रोता हैं या जो हमें देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब पर, उन्हें आप ये बताइए कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है पहले तो, और शिक्षक का होना किसी के जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है और वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। जी देखिए, आज 5 सितंबर है, आपने सही कहा। ये सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है और उनकी ये इच्छा थी कि उनका ये जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि हमेशा के लिए हम इस दिवस पर शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ, गौरव का और सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें। डॉक्टर राधाकृष्णन, जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, सब करते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं जो उसके पद के लिहाज से, पद और उस पर बैठने वाले के 3 तरह के रिश्ते होते हैं। एक तो वो कि जो पद है उससे ज़्यादा वजनदार और बड़ा है आदमी बैठने वाला, पद छोटा है। दूसरा, पद और जो बैठने वाला है, उन दोनों की समानता है, बराबर दर्जा है उनका। और तीसरा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आजकल बहुत बन रहे हैं कि जो आदमी उस काबिल नहीं है और पद थोड़ा पद बड़ा दिखता है उससे, पद शर्माता है कि कौन बैठ गया मुझ पर। तो डॉक्टर राधाकृष्णन पहली वाली श्रेणी के महापुरुष थे। वो इतने बड़े महान दार्शनिक थे कि राष्ट्रपति पद उनके लिए छोटा था। राधाकृष्णन वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ इंडियन फिलोसफी टू द वेस्ट। महात्मा गांधी और राधाकृष्णन 2 ऐसे महापुरुष हैं जिनके नाम से दुनिया हिंदुस्तान को जानती है। सही कहा। और सही बात है कि डॉक्टर दार्शनिक, बहुत बड़े विद्वान और शिक्षक डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से हम आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन दिवस मनाने के बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा आशीष जी, कि दिवस मना के हम ये नहीं माने कि सारा जो शिक्षक का सम्मान और आभार करना है वो एक दिन में कर लो, जैसे और दिवस, किसी भी दिवस के बारे में। ये एक हमेशा रहने वाला भाव है। बस इसका महत्व सिर्फ यही है कि ये खास दिन हम शिक्षकों के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार, अपना सम्मान और अपना भाव व्यक्त करें, और जो अच्छा काम करने वाले शिक्षक हैं उनका अभिनंदन करें, उनको सम्मानित करें। बहुत सही कहा भाबरा जी आपने। अब मेरे दूसरा सवाल का जवाब, कि एक शिक्षक का होना, एक अच्छे शिक्षक का होना, मैं अच्छे पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि वैसे तो शिक्षक बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक अच्छा शिक्षक आपकी जिंदगी में जो एक छाप छोड़ता है, मतलब पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको कि एक अच्छे शिक्षक का होना कितना जरूरी है आपकी जिंदगी में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा छाप छोड़ता है आपकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी एक नई रुख लेती है, एक नई मोड़ ले लेती है उस एक अच्छे शिक्षक के होने की वजह से। तो उस बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब खाली शिक्षक होना काफी नहीं है, अच्छा शिक्षक होना बहुत जरूरी है। जो किसी भी क्षेत्र में कह सकते हैं हम
कि सिर्फ होना काफी नहीं है, उसमें श्रेष्ठता और कौशल और योग्यता और एक खास क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। वही बात शिक्षक पर तो उसका महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि शिक्षक अपने ज्ञान से, अपने आदर्श से, अपने गुणों से, अपने अनुभव से बच्चे को संस्कार देता है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और आगे जाकर एक पूरी पीढ़ी का और पूरे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये अच्छे शिक्षक के रूप में मेरा भी ये मतलब अनुभव यही है कि एक अच्छे शिक्षक को पूरी जिंदगी नहीं भूलते हैं। खास तौर से जो स्कूल के शिक्षक होते हैं, उनकी एक ऐसी अमिट छाप आपके विचारों पर और व्यक्तित्व पर हो जाती है कि उसे कभी भूलता नहीं है। मेरा खुद का 37 वर्ष का अनुभव है, 37 साल मैंने पढ़ाया है विद्यार्थियों को, और आज जहाँ मैं जाता हूँ मुझे जगह जगह अपने विद्यार्थी मिलते हैं, बड़े सम्मान से पेश आते हैं, पांव छूते हैं, अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि चारों तरफ मेरे शिष्यों के साम्राज्य की एक विरासत और एक परंपरा व्याप्त है, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रतिदान की कामना के, बिना किसी लोभ लालच के सच्चे मन से आपका सम्मान करते हैं। वरना उन्हें शिक्षक कभी रहा है, उसने पढ़ा दिया, ठीक है, वो बड़े हो गए, लेकिन कई सालों बाद भी जब शिक्षक मिलता है तो विद्यार्थी का वही सम्मान और आदर का भाव उसके प्रति रहता है। और ये शिक्षक का सबसे बड़ा सम्मान और अभिनंदन है, शिष्य का कृतज्ञता का और सम्मान का भाव। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला शिक्षक तो माँ है। बच्चे को सबसे पहले संस्कार देती है माँ। नेपोलियन ने कहा था कि गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू गुड नेशन। सबसे पहले जो मौलिक मूलभूत संस्कार बच्चे को मिलते हैं वो तो घर पर ही मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, परिवेश से मिलते हैं, उसके बाद वो शिक्षक के पास जाता है। आजकल ये जो प्रवृत्ति है कि बच्चे को पैदा होते ही 1.5-2 साल का होते ही स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, मैं इस विचार से सहमत नहीं। देखा देखी हो रहा है, क्योंकि 3-4 साल तक तो पूरी दुनिया ही बच्चे के लिए एक स्कूल है। खुली आंखों से सब देखता है, अपने अनुभव से सीखता है, माँ बाप के परिवेश के संस्कारों से सीखता है। मनोविज्ञान में कहा गया है कि एक बच्चा एक एडल्ट की तुलना में 5000 गुना ज्यादा सीखता है। सही। मासूम भोली आंखें दिन भर में क्या क्या कहाँ देख के सीखती है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो भावरा जी, सॉरी, क्या बोल रहे थे आप? मतलब जो सबसे पहले संस्कार बच्चे को मिलते हैं वो माँ बाप से, माँ से, घर से मिलते हैं, तो माँ को भी गुरु की भूमिका निभानी चाहिए। बहुत सही कहा। आता है गुरु ज्ञान देता है, सूचना देता है, संस्कार देता है बच्चे को, लेकिन ये जरूरी है कि गुरु उसके सारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे, सर्वांगीण विकास करे। उसका खाली ज्ञान देना ही काफी नहीं है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करने का विवेक भी दे उसको। There is a difference between brilliance and wisdom. Application of brilliance is wisdom, you know. Yes. आपका जो ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, उसको किस तरह अप्लाई करें, ये विजडम है, ये विवेक है। तो ये ज्ञान के साथ साथ विवेक देने का काम भी गुरु का है। तो ये इस गुरु शब्द के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो एक गुरु शब्द है, जो कि संस्कृत का वर्ड है, इस गुरु शब्द को पूरी दुनिया ने अपना लिया है। मतलब आप गुरु, पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओ, आप अगर गुरु कहोगे तो उसका मतलब एक ही होता है हर जगह। तो क्या कारण है कि इस गुरु शब्द को इतनी ज्यादा प्राथमिकता मिली और इतनी ज्यादा लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया? और तो ऐसा क्या है इस गुरु शब्द में? ये बहुत ही प्रासंगिक और सही प्रश्न है। मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो गुरु शब्द का ही कमाल है। गुरु शब्द की ही गुरु महिमा है ये, क्योंकि गुरु का मतलब संस्कृत में होता है बड़ा, भारी, महान। गुरु इज आल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। जैसे गुरुतर दायित्व है, मतलब ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गुरु का मतलब है महान, बड़ा,
भारी। तो सबसे पहले तो गुरु शब्द की ही महिमा है, नंबर 1। दूसरा, वही जो शिक्षक के महत्व की बात है। आप किसी भी क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में कुछ सिखाएंगे किसी को, तो जो लोगों की एक अर्ज टू लर्न होती है, जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उसको जो भी शांत करता है, उसे ज्ञान देता है किसी भी क्षेत्र में, उसके प्रति लोगों की एक जिज्ञासा भी होती है, उसके प्रति एक आकर्षण भी होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो फॉर्मल टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं और स्कूल के टीचर्स हैं, ज्ञान विज्ञान देने वाले, उनके साथ साथ जो दूसरे क्षेत्रों के गुरु हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है पश्चिम में और पूरे विश्व में गुरु शब्द की महिमा को फैलाने के लिए। जैसे प्रभुपाद हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कल्ट के आचार्य रजनीश, ये हम जानते हैं कि एक बार इतना ज्यादा जादू सर चढ़ के बोलने लगा अमेरिका में उनका, कि अमेरिका की सरकार को उन्हें देश से निकालना पड़ा, पाबंद करना पड़ा उनको। ऐसा क्रेज, ऐसा आकर्षण उनकी बातों का और उनकी वाणी का लोगों पर छाया। पंडित ऐसे में जसराज, इसी लिस्ट में मुझे एक और नाम याद आता है डॉक्टर साहब, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। वो तो उनके नाम से सारा गुरु जुड़ा हुआ ही है। हाँ, एग्जैक्टली। शांति निकेतन जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और संस्था है, उसके संस्थापक आचार्य और गुरु थे। और हम उनको महाकवि के साथ साथ गुरु भी कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत महान और वंदनीय गुरु थे, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा जो संगीत के क्षेत्र में ये है, पंडित जसराज, पंडित रविशंकर, इससे गुरु शब्द की महिमा फैली पश्चिम में। और योगा टीचर्स, जो योग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर हैं, उनको भी गुरु कहते हैं पश्चिम में। तो मैंने कहा ना, सबसे पहले तो गुरु शब्द की ही महिमा है। फिर जो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों के महापुरुष और महान शिक्षक और गुरु रहे हैं, उनके ज्ञान की और उसके प्रति जो लोगों का प्रभाव और आकर्षण था, उसकी महिमा है। तो तीसरी, हमारे देश में गुरु के गौरव की एक बहुत प्राचीन और समृद्ध परंपरा रही है शुरू से, वैदिक काल से। आचार्य देवो भव बहुत प्रसिद्ध सूत्र है भारतीय शास्त्रों का। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है संस्कृत में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को नमस्कार है, प्रणाम है, जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, साक्षात पर ब्रह्म है। और एक हिंदी के महान कवि हुए हैं कबीर का वो दोहा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें वो गुरु को ईश्वर से भी ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये गुरु ही है जो ईश्वर का मार्ग बताता है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु पर मैं न्योछावर होता हूँ जिसने गोविंद का रास्ता बता दिया। पूरे भक्ति आंदोलन में गुरु के गौरव की महिमा व्याप्त है। तुलसीदास ने कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रस निजमन मुकुर सुधार, हनुमान चालीसा का प्रसिद्ध चौपाई है ये। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप होरी वगैरह। तो पूरे भारतीय शास्त्र में, परंपरा में गुरु का बहुत सम्मान, आदर, श्रद्धा का भाव रहा है। और वही सम्मान और श्रद्धा का भाव अलग अलग क्षेत्रों के गुरुओं के जरिए पूरे विश्व में पहुंचा है। ये गुरु शब्द की और गुरु के चरित्र की, उसके आचरण की महिमा है। थैंक यू डॉक्टर आवरा साहब। तो अगला जो मेरा प्रश्न है वो गुरु दक्षिणा को लेकर है। गुरु दक्षिणा का कितना महत्व है और क्यों होना चाहिए, और क्या है, क्यों गुरु दक्षिणा के बारे में लोग बात करते हैं। और जब मैं गुरु दक्षिणा कहता हूं तो सिर्फ एक कहानी मुझे हमेशा याद आती है, शायद आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं एकलव्य की बात कर रहा हूं। हाँ, तो उस बारे में थोड़ा आप बताइए हमें कि मुझे ऐसा गुरु दक्षिणा के नाम पर एकलव्य से अंगूठा मांगना मेरे लिए बहुत ज्यादा ज्यादती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप बताइए हमें उसके बारे में। ये गुरु दक्षिणा की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी की गुरु शिष्य संबंधों की है, गुरुकुलों की है। पहले भारत में गुरुकुल होते थे और राजा और रंक सब वहां पढ़ते थे। राजकुमार भी वहां पर अपना सारा
वैभव और मान सम्मान, पद मर्यादा, पद का वैभव छोड़कर वहाँ सामान्य विद्यार्थी की तरह जाते थे और दूसरे विद्यार्थियों के साथ ईंधन, समिधा, लकड़ी बीनने के लिए और गुरुओं के लिए भिक्षा मांग कर लाते थे। उसमें राजा रंक में कोई भेद नहीं था। कृष्ण सुदामा का किस्सा प्रसिद्ध है। कृष्ण राजवंश के थे, सुदामा गरीब ब्राह्मण था, लेकिन दोनों साथ साथ पढ़ते थे और उनकी बचपन की दोस्ती मशहूर है, प्रसिद्ध है। गुरु दक्षिणा की परंपरा भी उस काल से ही प्रचलित है। गुरु दक्षिणा एक प्रकार का औपचारिक कृतज्ञता ज्ञापन है शिष्यों की तरफ से गुरु को, क्योंकि गुरु निस्वार्थ और निश्चल भाव से शिक्षा दिया करते थे। वो शिष्यों से कुछ लेते नहीं थे जैसे आजकल फीस लेते हैं। आजकल बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था कितनी महंगी है सब जानते हैं। तो आजकल तो गुरु दक्षिणा बाद में नहीं लेते हैं, पढ़ने से पहले लेते हैं। वो एक तरह की गुरु दक्षिणा ही है। और शिक्षक को जो पेमेंट मिलता है वो आज के हिसाब से गुरु दक्षिणा है। मतलब शिष्यों की तरफ से, समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से उसको जो टोकन ऑनोरियम दिया जाता है उसको हम गुरु दक्षिणा मान सकते हैं। लेकिन उस वक्त जो गुरु दक्षिणा की परंपरा थी वह शिष्यों की तरफ से, अच्छा उसमें सिर्फ धन संपत्ति नहीं होती थी, जैसे आपने एकलव्य का उदाहरण दिया, गुरु पर होता था कि वो कुछ भी मांग ले। शिष्य करबद्ध निवेदन करता था गुरु से कि आपको मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं, आप मुझे आदेश दें। तो गुरु अपनी इच्छा से कुछ ले न ले गुरु पर निर्भर है। तो गुरु दक्षिणा के लिए वो गुरु ही निर्देश देता था। और ये जो किस्सा है महाभारत के पौराणिक आख्यान का, ये बहुत प्रसिद्ध है। आपके विचार से मैं सहमत हूँ। एकलव्य दोनों तरफ से देखिए इसको। पहली बात तो यह है कि उसका चमत्कार देखिए द्रोणाचार्य का, कि दूर से बैठे देखकर भी बड़ा प्रसिद्ध और निष्णात धनुर्धर हो गया वो एकलव्य। इतनी महान योग्यता थी द्रोणाचार्य में कि दूर बैठकर भी कोई आदमी उससे विद्या प्राप्त करके पारंगत हो सकता है। तो पहले तो ये महानता और बड़प्पन है द्रोणाचार्य का। उन्होंने जो गुरु दक्षिणा मांगी इसमें निश्चित रूप से उनके मन में अर्जुन के प्रति मोह का या ज्यादा ममता का भाव था। और ये इतना बड़ा जो गुरुत्व है द्रोणाचार्य का, तो एक विवाद का अवसर दे दिया द्रोणाचार्य ने ये एकलव्य से अंगूठा मांगकर। सही कहा। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर सिद्ध न नहीं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि हर वाकया जो होता है जिंदगी में वो होना जरूरी होता है कुछ और होने के लिए। जैसे कि महाभारत की जो पूरी कथा है, हो सकता है उसकी कहानी कुछ और होती अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगा जाता, हो सकता है, राइट। तो यू नेवर नो कि अगर वो अगर नहीं मांगते तो क्या होता वो हम नहीं कह सकते। जो परिणाम है उसमें परिवर्तन आ जाता है। आप सही कह रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट, राइट। तो बाबरा साहब, अब हम चाहेंगे कि आप हमें कोई शिक्षक दिवस के अवसर पर कोई एक अच्छी कविता सुनाएं। हाँ, कविता सुनाने के पहले एक बात मैं गुरु और शिष्य के संबंधों के बारे में और कहना चाहता हूँ। जरूर। हाँ, कि गुरु कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो गुरु को अपने सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए। अंग्रेजी में मास्टर के मुकाबले का कोई शब्द नहीं है। ही इज मास्टर ऑफ हिज फन, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस। अपने सब्जेक्ट पर उसका जबरदस्त अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा उसमें आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, ताकि वो समस्या समझे शिष्य की, धैर्य, पेशेंस, ग्रेस, गरिमा, मॉडल बनने की, प्रेरणा देने की क्षमता, ये सब बातें उसमें होनी चाहिए। और शिक्षक 4 तरह का हो सकता है। एक वो जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, टू इन्फॉर्म, सूचना देने वाला, ज्ञान देने वाला। दूसरा वो जो एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, विश्लेषण करता है। तीसरा गुरु वो हो सकता है जो डिमोन्स्ट्रेट करता है, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष दिखा के पेश करता है। डेमोन्स्ट्रेट, इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट। और चौथा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो शिक्षक जो मोटिवेट करता है। तो मैं मानता हूं कि सबसे श्रेष्ठ शिक्षक वो है जो इन्फॉर्म, एक्सप्लेन और डेमोन्स्ट्रेट करने के साथ साथ बच्चे में
लर्निंग की अर्थ पैदा करे, क्यूरियोसिटी पैदा करे, एक विजन पैदा करे। और वो तभी हो सकता है कि जब वो उसको अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने वाणी के तेज से और अपनी प्रेरणा से मोटिवेट करे, प्रेरित करे उसको। सही, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा आपने। थैंक यू। तो अब हो जाए एक कविता। अब एक गजल पेश करता हूँ। क्या बात है, नए जरूर तेवर की, नए अंदाज, जरूर नए जरूर। अंदाज की, नए तेवर की गजल क्या बात है। है। इसमें जो शेर इसका मतला है, पहला शेर, पहले शेर को मतला कहते हैं। उसमें उन लोगों पर व्यंग्य है जो जैसे होते नहीं है वैसे बनते हैं, आडंबर करते हैं, हाँ, जो आजकल बहुत चल रहा है। तो इसमें कुछ चित्र हैं, गजल के जरिए पेश है। जरूर। कि चेहरे पे चेहरा चढ़ाने लगे हैं, चेहरे पे चेहरा चढ़ाने लगे हैं, और कौवे भी अब चहचहाने लगे हैं, कौवे भी अब चहचहाने लगे हैं, कौवे भी अब चहचहाने लगे हैं। और जो सदियों से सोए हुए थे सुबह तक, सुबह तक, जो सदियों से सोए हुए थे सुबह तक, वही उठ के सबको जगाने लगे क्या हैं, बात है। वही उठ के सबको जगाने लगे हैं। और जो घर से भी पहले निकलते नहीं थे, जो घर से भी पहले निकलते नहीं थे, खुले में वही अब नहाने लगे हैं, खुले में वही अब नहाने लगे हैं। और आज की राजनीति कि किसी के इशारे किसी से समझ कर, इशारे किसी और के हैं और समझा कोई और रहा है, तो सब समझ जाते हैं। किसी के इशारे किसी से समझ कर, हवाओं में हाथ सब उठाने लगे हैं, हवाओं में हाथ सब उठाने लगे हैं। आज का अखबार हादसों की खबरों से भरा पड़ा है, पूरा का पूरा पेज, हत्या, आगजनी, दुर्घटना, आतंक, प्रदर्शन। तो उस पर एक शेर है कि हादसे की खबरें हैं और अखबार पढ़कर, हादसे की खबरें हैं और अखबार पढ़कर, जुलूस सा कोई लोग बनाने क्या बात लगे, जुलूस सा कोई लोग बनाने लगे हैं। बस जुलूस किया, काम खत्म, खत्म। जुलूस सा कोई लोग बनाने लगे हैं। और जो डूबे हुओं को बचाने चले थे, जो डूबे हुओं को बचाने चले थे, जो डूबे हुओं को बचाने चले थे, उन्हें खींच कर सब डुबाने लगे हैं, उन्हें खींच कर सब डुबाने लगे हैं। और ये शेर देखिए, ये घमंडी आदमी के गाल पे एक तमाचा है, घमंड नहीं होना चाहिए। सही सही, बहुत सही कहा। देखिए, ये है ना, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े नेपोलियन, सिकंदर 3-3 गज जमीन में बिछे हुए हैं। हाँ, देखिए शेर में ये बात किस अंदाज से कही है कि तू क्या चीज है, तू क्या चीज है और तेरी औकात क्या है, तू क्या चीज है, तेरी औकात क्या है, यहाँ अच्छे अच्छे ठिकाने लगे, लगे। क्या बात है, क्या बात। यहाँ
यहाँ अच्छे अच्छे ठिकाने लगे हैं। और मक्ता अर्ज है गजल का आखिरी शेर, बहुत प्यारा शेर है कि अरे यूं न तोड़ो मोहब्बत के रिश्ते, रिश्ते बनाने में बहुत टाइम लगता है, कि अरे यूं न तोड़ो मोहब्बत के रिश्ते, बनाने में इनको जमाने लगे, हाँ सही कहा। बनाने में इनको, अरे यूं न तोड़ो मोहब्बत के रिश्ते, बनाने में इनको जमाने लगे हैं, क्या बात। चेहरे पे चेहरा चढ़ाने लगे हैं, और कौवे भी अब चहचहाने लगे हैं। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बाबरा साहब, वेरी नाइस। तो अब हमारे पास 4 मिनट है और मुझे पता है आपके पास एक कोई कविता भी है छोटी सी, वो 4 मिनट में हो सकती है? हाँ, एक गजल के कुछ और शेर सुना देता हूँ। अच्छा ठीक है। देखिए, गलत किया जो किया एतबार मौसम का, गलत किया जो किया एतबार मौसम का, क्योंकि बदलना बार बार लाजमी है मौसम का। सही कहा, बहुत सही। हाँ बदलना बदलना बार बार लाजमी है मौसम का, गलत किया जो किया एतबार मौसम का, बदलना बार बार लाजमी है मौसम का। कि अपने हाथों से बना के घरों दे मिट्टी के, देखिए क्या बात कही है इसमें, कि अपने हाथों से बना के घरों दे मिट्टी के, तोड़ देता है एक दिन कुम्हार मौसम का वो विधाता। कि अपने हाथों से बना के घरों दे मिट्टी के, तोड़ देता है एक दिन कुम्हार मौसम का, और नहीं है साथ अब पिछली रुतों के वो साथी, छूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कि नहीं है साथ अब पिछली रुतों के वो साथी, अरे सहा न जाएगा अब के ये भार मौसम का, क्या सहा बात। न जाएगा तनहा ये भार मौसम का, और हमेशा मन के मुताबिक नहीं होता मौसम, हमेशा मन के मुताबिक नहीं होता मौसम, फिर भी करते हैं सभी इंतजार मौसम का। हमेशा मन के मुताबिक नहीं होता मौसम, फिर भी करते हैं सभी इंतजार मौसम का, और कुछ बहारों का कर्ज हम पे अभी है बाकी, पहले कुछ ज्यादा मजे कर लिए थे, तो कुछ बहारों का कर्ज हम पे अभी है बाकी, अरे चुका रहे हैं आजकल उधार मौसम का, क्या बात है, क्या बात है, बहुत आजकल उधार मौसम का, और एक अंजुरी में लिए फूल एक में कांटे, सुख और दुख दोनों, एक अंजुरी में लिए फूल और एक में कांटे, हथेलियों पे है लिखा करार मौसम का। क्या बात एक अंजुरी में लिए फूल एक में कांटे, अरे हथेलियों पे है लिखा करार मौसम का, अरे गलत किया जो किया एतबार मौसम का, क्योंकि बदलना बार बार लाजिम है। लाजमी है मौसम का। वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाबरा साहब, हमारे पास 1 मिनट है, तो मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने 37 साल आपने बच्चों को पढ़ाया है, और शिक्षक का जो एक बहुत अच्छे शिक्षक की तरह आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एक स्टूडेंट के लिए एक वो शिक्षक जरूरी है जो आपकी राह बदल दे, आपको एक नया मीनिंग दे लाइफ का, वैसे आपके करियर में 37 सालों में ऐसा कभी हुआ है कि कोई एक आध बच्चा आपके जहन में इस तरह से बैठ चुका है कि आज तक आपको वो याद है? एक नहीं, अनेक हैं ऐसे, अनेक हैं। अच्छा। तो मुझे कई बच्चे ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे बाद में कई सालों बाद में बताया कि सर आपने एक बात ऐसी कह दी थी, मेरी जिंदगी बदल गई उससे। क्या बात है। तो अच्छा।
निराश हो गया, हताश हो गया, पढ़ाई छोड़ रहा था, कुछ और करने जा रहा था, लेकिन पता नहीं कब किस मूड में आपके मुंह से क्या निकल जाए और किस पर पानी का छींटा पड़े और वो हाँ, क्या से ऐसे विषय क्या तो हो बहुत जाए। मिले। और अब मुझे तो मैंने कहा ना, शिक्षक का सबसे बड़ा अभिनंदन यही है कि उसके पढ़ाए हुए शिष्य शिष्य जो उसको जगह जगह मिलते। मैं कभी कोर्ट जाता हूँ, अदालत, तो 10-20 वकील चारों तरफ से आ जाते हैं, वो सब कैसे आए, काम हो हाँ, तो हमें बताइए। आप हाँ, ताज्जुब करेंगे, एक बहुत हास्यास्पद किस्सा है, सच्चा किस्सा है ये। मैं एक बार भरतपुर से जयपुर बस से आ रहा था, भरतपुर 5-6 साल रहा था मैं, तो कंडक्टर ने मुझसे टिकट लेने से मना कर दिया। बोला आपसे टिकट, ये बात भारत में ही संभव है, बोला आप मेरे गुरु रहे हैं और मैं आपसे टिकट ना लूंगा। बोलिए ऐसे ऐसे शिष्य मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, बोलिए। तो एक शिक्षक का सबसे बड़ा प्रतिदान यही है। हाँ, तो थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर द ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी जो कहानियां, जो किस्से आपने हमें सुनाए और जो ज्ञान हमें आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले हफ्ते हम दर्शकों के लिए क्या लेके आ रहे हैं, जो दर्शकों और जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं उनके लिए? देखिए, पिछली बार हमने हास्य रस पर बात की थी, हास्य रस की कविताएं भी सुनाई थी, तो मैं सोचता हूँ उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सुख और दुख, हर्ष और विषाद दोनों जीवन के अंग हैं, सही और कहा। दर्द का हाँ, भी उतना ही महत्व है और प्रभाव है साहित्य में जितना हास्य का है, बल्कि उससे ज्यादा है। तो मैं हाँ, सोचता हाँ, हूँ अगली बार करुण करुण रस पर बात करें हम। क्या बात है। ठीक है, तो धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, अगले हफ्ते हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे करुण रस के साथ, जिसमें डॉक्टर साहब अपनी बहुत सारी किस्से, कहानियां, कविताएं, शायरी, इन सब को लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार। यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे अगर आप यहाँ यूएस में हो, एंड इन बहुत बहुत इंडिया धन्यवाद। हैव अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब। This is Bharat FM. नमस्कार। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। हाँ, आशीष कैसा रहा? हाँ, आप बोलिए। नहीं, अच्छा रहा, मुझे तो अच्छा लगा। हाँ, अच्छा था।